नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। यूपी पीसीएस प्री 2023, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2023 और एमपी पीसीएस प्री 2023, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग समसामयिकी का अध्ययन कर रहे थे। और आज से जो शुरू होने जा रहा हुआ है मार्च माह की क्रॉनिकल, इसका हम लोग आज राष्ट्रीय संस्करण देखेंगे। पहला टॉपिक देखते हैं, खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क की स्थापना की जाएगी। कोयला मंत्रालय पुनर्प्राप्त भूमि पर इको पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सिंगरौली याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है, यह पूछा जा सकता है। और यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बस इतना जान लीजिए कि खान पर्यटन को बढ़ाने के लिए कितने इको पार्क बनाए जाएंगे। तो 8 इको पार्क बनाने की सरकार की योजना है। मान लीजिए कहीं स्टेटमेंट आ जाए। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सिंगरौली नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा विकसित मुदवानी डैम इको पार्क, उसी तरह डोला में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा विकसित अनन्या वाटिका इको री स्टेशन पार्क, शाह खदान झील, दोनों ही इस तरह के पहल के उदाहरण हैं। तो ये सब अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप इसको जानिए। सिंगरौली खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखिएगा। मुदवानी डैम इको पार्क, यह याद रखिए, मुदवानी डैम इको पार्क कहाँ बनेगा? सिंगरौली में। यह आप महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अनन्या वाटिका इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के डोला स्थित हसेदो क्षेत्र में। तो यह भी याद रखेंगे किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है अनन्या वाटिका इको पार्क, याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो है महत्वपूर्ण फैक्ट उसको देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दिया है मंत्रिमंडल ने। तो यह भी अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस मिशन से संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिशा निर्देश तैयार करेगा। तो जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी मिली है, इसका मंत्रालय कौन सा है? तो इसका मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इस मिशन के फायदे अगर देखा जाए तो यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देगा और वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। यह फैक्ट प्रीलिम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि कब तक भारत ने लक्ष्य रखा है शून्य उत्सर्जन का, तो वह है 2070। साथ ही 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने की संभावना है। तो यह भी फैक्ट याद रखें कि 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने का, मिलियन मीट्रिक टन की कमी होने की संभावना ऐसा व्यक्त किया गया है। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है 2070 वाला, इसको याद रखेंगे। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002, ऐसे बहुत सारे अधिनियम आते रहते हैं, इनको छोड़ देंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, PDF में आपको महत्वपूर्ण दिख रहा है। तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, यह कहाँ हुआ संपन्न? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के साथ 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया। कहाँ पे? इंदौर में आयोजित किया गया। फैक्ट याद रखेंगे, कहाँ पे? इंदौर में यह आयोजित किया गया। आगे हम बात करते हैं सम्मेलन का विषय, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। विषय भी पूछा जाएगा और यह तो पूरा यह टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है प्रवासी भारतीय सम्मेलन वाला। तो इसका थीम क्या था, विषय क्या था? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। अब महत्वपूर्ण तथ्य कुछ और देखिए। गुयाना के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये मुख्य अतिथि के रूप में थे, तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये विशेष सम्मानित अतिथि थे। तो विशेष सम्मानित अतिथि को छोड़ेंगे, लेकिन हम जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि ये मुख्य अतिथि थे। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। बात करें अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, तो 9 जनवरी 1915 को प्रवासी महात्मा गांधी भारत लौटे थे और इसी अवसर पर भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है वर्ष 2003 से। उसके बाद राष्ट्रीय जल दृष्टिकोण 2047 @2047 का आयोजन, जल दृष्टिकोण @2047 आयोजन।
तो जल शासन प्रणाली पर जल दृष्टिकोण @2047 पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे एक फैक्ट उसको देखेंगे, जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला पहला राज्य कौन है भारत का, वह है महाराष्ट्र। स्थानीय स्वशासन द्वारा 100% अपशिष्ट जल का उपचार करने में भी महाराष्ट्र कार्य कर रहा है। तो यह दोनों फैक्ट याद रखेंगे। बात करेंगे कोलकाता में वित्तीय समावेशन पर G20 की बैठक हुई है। कोलकाता में 9 जनवरी से 11 जनवरी तक G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक आयोजित की गई। कोलकाता में 9 जनवरी से 11 जनवरी तक G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी GPFI की पहली बैठक आयोजित की गई। इतना ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है, गंगा विलास। तो इसका तो समाचारों में रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। गंगा विलास विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ PM मोदी ने कहाँ से किया, वाराणसी से किया। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। पूरा फैक्ट याद रखेंगे, 5 राज्य 27 नदी 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नाम है MV गंगा विलास क्रूज। MV गंगा विलास क्रूज इसका नाम है। देश में नदी पर्यटन की विशाल क्षमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। रिवर क्रूज के बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये महत्वपूर्ण है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस PM नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2023 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का आयोजन किया। और कहाँ पे होता है यह पूछा गया है बार बार एग्जाम में। विषय था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कहाँ हुआ यह, तो 3 से 7 जनवरी तक 5 दिवसीय यह सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हुआ। तो यही पूछा जाएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ, और हमेशा किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ही इसका आयोजन होता है। तो इस बार कहाँ हुआ, तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम देखें PhD और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत शीर्ष 3 देशों में दुनिया के शामिल है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में बात करें तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1914 में हुई थी और प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है। बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला PM नाम आयोजित किया। यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 242 जिलों में आयोजित किया गया। तो इसको याद रखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला कौन मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो यह मंत्रालय पूछा जा सकता है किस मंत्रालय की ये पहल थी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला लगेगा पर्यटन में आप चले जाएंगे, लेकिन यह किसका है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का योजना है यह। सरकार इस पहल और मंच के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। यह स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है मंत्रालय के साथ, 10 लाख की जगह पे 1 करोड़ कर सकता है। तो याद रखेंगे कितने को करेगा, 10 लाख को करेगा। प्रति ईयर 10 लाख युवाओं को इस पहल के द्वारा प्रशिक्षित करेगी। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, कर्नाटक के हुबली में 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का विषय था विकसित युवा विकसित भारत। ये भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, कर्नाटक में। याद रखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, यह आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कर्नाटक सरकार के सहयोग से किया गया। कौन मंत्रालय देखता है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय इसको देखता है। उसके बाद बात करें हम लोग, भारत और UK ने यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है
ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, प्रश्न में आया पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने और भारत ने मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत और ब्रिटेन ने 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है। यह योजना 18 से 30 वर्ष के बीच 3000 नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। यह योजना की घोषणा नवंबर 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। जो यह योजना चलाई गई, इसकी घोषणा तो G20 सम्मेलन जो 22 में हुआ था बाली में वहीं हुई थी। इसमें क्या होगा कि यह योजना 18 से 30 वर्ष के बीच 3000 नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देती है। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको किया वहाँ पे, तो उस स्टेट के लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है, बाकी किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात शीर्ष निवेश राज्य। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMI के अनुसार गुजरात घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। निवेश के लिए दूसरी पसंद राजस्थान, जबकि महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु क्रमशः तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। कोस्ट गार्ड में कमला देवी जहाज शामिल कर दी गई है। भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड में 11 जनवरी 2023 को नया स्वदेशी गश्ती जहाज कमला देवी को शामिल किया गया। यह फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला में 5वां जहाज है, जिसे GRSE कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है स्वदेशी रूप से। आगे हम लोग बात करते हैं। FSSAI द्वारा बासमती चावल के मानक तय। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भारत में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियम मानकों को अधिसूचित किया है। ये मानक 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएंगे। तो FSSAI द्वारा किसके लिए मानक तय किए गए हैं हाल ही में? बासमती चावल के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। बासमती चावल का 2/3 वैश्विक आपूर्ति भारत करता है और बासमती चावल की खेती हिमालय की तलहटी में की जाती है। कैप्टन सुरभि जखमोला BRO में तैनात पहली महिला, यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जमखोला बनी। कैप्टन सुरभि जमखोला को दंतक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भूटान भेजा जाएगा। तो दंतक प्रोजेक्ट याद रखेंगे, भूटान से संबंधित है तो याद रखेंगे, और BRO से संबंधित, भूटान में काम करेगा। दंतक प्रोजेक्ट किसका है? BRO का। और कैप्टन सुरभि जामखोला BRO में काम करने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन होंगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। लक्षद्वीप से सांसद थे मोहम्मद फैजल, इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। हाल ही में राहुल गांधी की मेंबरशिप चली गई। तो लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को कोर्ट द्वारा 10 साल सजा सुनाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। सजा सुनाए जाने के बाद सांसद को अनुच्छेद 101(2)E के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून 1951 धारा 8 के तहत लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। अनुच्छेद 102(1)A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)A के अनुसार कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर आसीन है जहां से अलग वेतन भत्ता या बाकी फायदे मिलता है। यह है अनुच्छेद 1021A। बात करेंगे सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस की। PM मोदी ने 15 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। यह ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बताएं तो यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली बिना इंजन की ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 12 से 13 जनवरी को 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित किया। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 12 से 13 जनवरी को 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया।
भारत ने, किसने किया? भारत ने। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित किया। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, याद रखेंगे। इसका थीम था महत्वपूर्ण। शिखर सम्मेलन का विषय था आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। तो जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था, इसका थीम का था, और इस समिट में 125 देशों ने भाग लिया था। थीम थी इसकी आवाज़ की एकता, थीम या विषय था आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता। आगे हम लोग बात करते हैं। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा आरोग्य मैत्री एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा किया। तो पीएम मोदी ने इस अवसर पर ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने तथा आरोग्य मैत्री एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तत्काल मौलिक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड का गठन। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड नियम 2023 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। तो प्रमुख बंदरगाह न्यायिक बोर्ड का गठन कर दिया गया है, याद रखेंगे। हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाएं अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। यह फैक्ट महत्वपूर्ण है। किसको सम्मानित किया गया है? ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाएं अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन। बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसमें सभी G20 मेंबर देशों का भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इसमें सभी G20 सदस्य देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आगे बात करते हैं। सरकार विशेष रूप से क्रूज पर्यटन, पारितंत्र पर्यटन और साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना पर्यटन गंतव्यों के सतत और जिम्मेदार विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। स्वदेश 2.0 महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना पर्यटन गंतव्यों के सतत और जिम्मेदार विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। आगे हम लोग बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को वर्ष 1993 में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 4 वरिष्ठ जज इस कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम केंद्र सरकार के जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफ़र की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 में सर्वोच्च न्यायालय, क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। तो करंट अफेयर्स का जो राष्ट्रीय संस्करण है वह इस बार किताब में थोड़ा देखिए 3-3 कॉलम कर दिया है एक पेज में ही, तो थोड़ा हो सकता है छोटा भी हल्का दिख सके, लेकिन कोई जितना हो सकता था मैंने उतना इसको जूम करके बनाया हुआ है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें। ऐसे ही लगातार अगर करंट अफेयर चाह रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, जिससे सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाए एग्जाम से पहले। वीडियो में समाप्त हो रहा, पसंद आया तो जरूर लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।